Hello. Today again I'm with a very special person. He is very senior Bharatiya Janata Party leader. Yes, I'm with Dr. Harsh Vardhan. Dr. Harsh Vardhan, welcome to my show. थैंक यू। हर्षवर्धन जी, ये किस टाइप की राजनीति चल रही है? पोलियो के लिए क्रेडिट आप लेना चाह रहे थे, कांग्रेस इलेक्शन कमीशन में चली गई, ये किस तरह की राजनीति है? देखिए, मैंने तो कोई पोलियो का उन्मूलन का काम किसी क्रेडिट को लेने के लिए किया नहीं। आज भी मुझे उसका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे क्रेडिट तो मेरे आत्मा से मिल चुका है, क्योंकि जब पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया था तो दुनिया के 60% पोलियोग्रस्त बच्चे भारत में होते थे। उसका 10% दिल्ली में होता था। और मैं जिस जमुना पार में रहता हूँ वहाँ संसार के सबसे ज़्यादा पोलियोग्रस्त बच्चे होते थे। मैं एक डॉक्टर था, मुझे लगता था कि पोलियो की बीमारी पर फतह पाई जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई वर्ष पूर्व संकल्प करके सारी दुनिया को इसके लिए काम करने के लिए कहा था। देश में कोई कार्यक्रम को लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लोगों को लगता था कि इतने बड़े देश में एक साथ इतने बच्चों को दवा पिलाना ये संभव नहीं है। राइट। तो उस समय मैंने एक छोटा सा सपना देखा था कि दिल्ली से काम शुरू करते हैं, और मैंने एक ही बात कही थी कि अगर देश में चुनाव जब होते हैं, हम सारे देश को बैलेट पेपर पहुंचा देते हैं घर घर। वो आदमी जंगल में रहता हो, आदिवासी क्षेत्र में रहता हो, पहाड़ पे रहता हो, वो कश्मीर में हो, त्रिवेंद्रम में हो, बैलेट पेपर सब जगह पहुंच जाता है पूरी मशीनरी के साथ। बिल्कुल। तो फिर इन बच्चों के लिए पोलियो की दवा क्यों नहीं पहुंच सकती कोल्ड चेन के साथ? और एक विश्वास के साथ काम शुरू किया था। दिल्ली में करने के बाद लगा कि खाली दिल्ली में करने से क्या होगा, तो सारे भारत में भ्रमण किया, इसको राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाने के लिए सबका सहयोग लिया। जब देश में हो गया तो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला साहब ने कहा, भारत ने कर दिया इतने बड़े देश ने, तो हमें भी करना चाहिए। सारे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने उसको अडॉप्ट किया। और बाद में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहा तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सारे संसार में बहुत देशों में मुझे भेजा। मैं जेनीवा में जो हाईएस्ट बॉडीज़ हैं पोलियो उन्मूलन के लिए, जो टेक्निकल कंसल्टेटिव ग्रुप उसको बोलते हैं, ग्लोबल TCG, राइट, मैं जेनीवा में उसका सदस्य रहा। वर्षों तक मैंने सारे संसार के लिए पॉलिसीज़ बनाई। ऐसी में कमेटीज़ पर रहा जिसमें सारे संसार में 18 लोग थे, जिसमें मैं अकेला भारतीय था जी। मुझे ऐसे अवार्ड मिले जो मेरे से पहले भारत में किसी को नहीं मिले थे। प्रेसिडेंट क्लिंटन, जॉन मेजर और कॉफ़ी आनंद जैसे लोगों को मिले। प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल साहब ने कहा कि देश में अगर मुझे सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री के लिए किसी को चुनना हो तो मेरी प्रथम चॉइस डॉक्टर हर्षवर्धन है। अटल जी ने मुझे स्वास्थ्य वर्धन कहा, ओबामा साहब ने मेरी तारीफ कर दी। तो अब मुझे ये बताइए, जब मुझे मन की तृप्ति हो गई तो क्या मुझे अब शीला जी के सर्टिफिकेट की बाकी है? नहीं, लेकिन अगर मैंने तो शीला जी को कहा है कि आपने जो मेरी शिकायत की है इलेक्शन कमीशन में, आप देश में जितने ऐसे और कमीशन हो सब जगह शिकायत करिए, और केवल एक अकेले इस मुद्दे पर आप अगर चाहें तो हम आपकी पार्टी के साथ दिल्ली का भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं और आने वाले समय में देश का चुनाव भी लड़ने को तैयार हैं। Before going further, it's time to watch a special report on Dr. Harsh Vardhan. Dr. Harsh Vardhan was born in Delhi and did his schooling from Anglo-Sanskrit Victoria Jubilee Senior Secondary School, Daryaganj. He attended Ganesh Shankar Vidyarthi Memorial Medical College, Kanpur, where he graduated in 1979 with a Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery. He earned his Master of Surgery in Otolaryngology from the same college in 1983. Dr. Harsh Vardhan has been a member of the Rashtriya Swayamsevak Sangh since childhood. He was elected from Krishna Nagar Vidhan Sabha constituency in 1973 on the Bharatiya Janata Party's ticket and became a member of the first Legislative Assembly of Delhi. He was appointed Minister of Health and Minister of Law in the Government of Delhi. He became Minister of Education in 1996. Dr. Harsh Vardhan was re-elected in 1998 and 2003. He won from the same seat in 2008 election as well. Bureau Report, Lok Sabha Television. फैक्ट को देखें आप, 1993 से 1998 तक स्वास्थ्य मंत्री थे दिल्ली के। उस समय दिल्ली में टोटल 18 हॉस्पिटल था,
जब आप 98 में जब आपका पद गया तब भी सिर्फ 18 ही था। वैसे अगर पिछले 15 साल का कांग्रेस का रिकॉर्ड देखें तो 21 नए हॉस्पिटल्स आए हैं दिल्ली में। पहली बात तो आपका ये बात जो है ये फैक्चुअली गलत है। जो आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 5 है, टोटल 39 हॉस्पिटल्स मैं आपने अभी जैसा आपके आंकड़े के हिसाब से हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो मैं आपको सिर्फ अस्पतालों के नाम ही गिनाने शुरू कर देता हूँ तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि कितने अस्पताल हमने बनाए। जमुना पार्क के अंदर डॉक्टर हेडगेवार जी का अस्पताल मैंने बनाया, आज वो डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान के नाम से है। पूतकुर्द के अंदर अस्पताल मैंने बनाया जो है महर्षि वाल्मीकि के नाम से है। नरेला के अंदर राजा हरीश चंद्र जी का अस्पताल मैंने बनाया। नजफगढ़ का खेड़ा टावर का 100 एकड़ का इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैंने जो है उसको आगे बढ़ाया। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो ये बात आप पे कह रही है कि सिर्फ कोई हॉस्पिटल कांग्रेस केवल झूठ बोल रही है। मैं आपको कांग्रेस का बताता हूँ कि कांग्रेस तो मैं आपको आपकी सवाल के जवाब में एक दूसरा जवाब देता हूँ कि मैंने प्लानिंग कमीशन से द्वारका जो देश की या एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है उसके अंदर कोई अस्पताल नहीं है। वहाँ सबसे नज़दीक दीनदयाल अस्पताल है, जिसके बगल में मैंने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो है वो कंसीव किया था। वो भी आज 15 साल बाद ये उसको पूरी तरह से स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। द्वारका के लिए प्लानिंग कमीशन से मैंने अस्पताल अप्रूव कराया, उसके नक्शे बनवाए, उसके लिए ज़मीन दिलवाई, उसके लिए पैसा सेंक्शन कराया, उसका सारा काम आगे बढ़ गया था। आज 98 से 2013 हो गई है। शीला जी की सरकार, उनके हर बार नए स्वास्थ्य मंत्री एक नया पत्थर वहाँ लगा आते हैं, लेकिन 15 साल में उस द्वारका के अस्पताल के अंदर एक ईंट नहीं लगी है। डॉक्टर BC रॉय अस्पताल, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर मैंने वहाँ के वाइस चांसलर डॉक्टर आशीष दत्ता के साथ मिलकर प्लान किया, JNU के लोगों को भी फायदा हो, दक्षिणी दिल्ली के लोगों को भी फायदा हो। उस अस्पताल का नाम रखा था डॉक्टर BC रॉय के नाम पर। 1 जुलाई को उसका उद्घाटन किया था, जो उनका बर्थ और डेथ एनिवर्सरी है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। आप जाकर ढूंढिए कि अगर आपको फाउंडेशन स्टोन भी आज मिल जाए 15 साल के बाद, तो आपको ये कौन से ये टोटल झूठ बोल रहे हैं। आपको लगता है कि वो जो 21 नए हॉस्पिटल्स की बात कांग्रेस कह रही है झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आपको लगता है कि व्यक्तिगत स्तर पे जिस तरह का स्तर आज राजनीति का हो गया, पहला क्वेश्चन में मेरा यही था। अब 16 साल पहले कोई एक झूठा मोटा केस था जिसको आपने DNA टेस्ट भी कराया था। सुन लीजिए आप उस केस के बारे में, उस केस के बारे में भी सुन लीजिए आप। जो है मैं थोड़ी बहुत ही इज्जत करता था शीला जी की, उनकी, क्योंकि एक डिग्निफाइड वुमेन है, भले ही उन्होंने भ्रष्टाचार और स्कैम किए होंगे, लेकिन उस दिन के बाद से जब उन्होंने आज ये बात की है तो मेरे मन में उनकी इज्जत बिल्कुल समाप्त हो गई है। पहली बात तो डॉक्टर हर्षवर्धन के खिलाफ कोई कंप्लेंट के अंदर किसी में भी, इंक्लूडिंग पुलिस की FIR के अंदर कोई नाम नहीं था। नंबर 1 बात, मेरे ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाया गया। उस मनगढ़ंत आरोप के ऊपर भी मैंने सारी दुनिया को बोला कि मेरी वेसेक्टमी हुई हुई है। यानी मैं 1993 में राजनीति में आया, 1996 का विषय मेरी वेसेक्टमी हुई थी, 1990 में जब मेरी आखिरी बिटिया पैदा हुई। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के जो घटिया लोग हैं वो दुष्प्रचार करते रहे। मैंने देश में, मैं अकेला देश का पॉलिटिशियन हूँ जिसने राजनीति के उच्चतम मापदंड जो है वो स्थापित किए, और राजनीति में पारदर्शिता के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए मुझे अटल बिहारी वाजपेयी ने मना किया, मुझे राजमाता सिंधिया ने मना किया, मुझे लाल कृष्ण आडवाणी ने मना किया कि डॉक्टर साहब कोई ज़रूरत नहीं। मुझे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि डॉक्टर साहब आपके खिलाफ तो कोई शिकायत ही नहीं है, आपको कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा नहीं, ये मानेंगे नहीं। मैंने DNA टेस्ट अपना ऑफर किया ही नहीं, मैंने DNA टेस्ट कराकर जो है देश के सामने। चलिए इस मामले में बिल्कुल आप साफ सुथरे निकले थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं और आज मैं आपको बता दूं कि आज तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जमाना है ना। बिल्कुल। शीला जी को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि शीला जी जाकर ले आए जानकारियां, और केवल इस मुद्दे पर मैं दिल्ली का चुनाव उनके साथ लड़ने को तैयार हूं। कौन सी राजनीति कर रही हैं? इट्स टाइम टू गो फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे ट्यून्ड। जो आपके MLA जीत के आएंगे, ये उनका हक है कि वो चुनेंगे कि आपके दल का नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले क्यों डिसाइड कर लिया गया? आज के युग में जनता को पार्टी के साथ साथ कौन उनका नेतृत्व करेगा कल, ये भी जानने का अधिकार है। डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैकेनिज्म है, उसके कारण परेशानी हो रही है, बिल ज़्यादा लोगों को देना पड़ रहा है। पहली जब CAG की रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि बिजली कंपनियों को एक अनैतिक तरीके से फ़ायदा पहुंचाया गया। उसमें करीब 8,000 करोड़ के घोटाले की बात की गई।
आपकी इच्छा भी थी कि मुस्लिम्स को ज़्यादा टिकट दिए जाएं, लेकिन आपने तो ऐसा किया नहीं। टिकट देते समय बहुत बातों का ख्याल करना पड़ता है, खाली कोई जाति मज़हब और इसके हिसाब से टिकट नहीं दिया जाता है। वेलकम बैक, वी आर इन टॉक्स विद डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं शीला जी मेट्रो और फ्लाईओवर उसके अलावा कोई बात नहीं कर सकती, उनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। लेकिन पिछले 15 साल से शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। आप एक बार बनते हैं, आपकी पार्टी बनती है और दूसरी बार आपको नकार दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बात है कि हमें अपेक्षित सफलता विधानसभा में नहीं मिली, हर बार सीट लेकिन हमारी बढ़ रही हैं। लेकिन इसी 15 साल में आप देखिए, हम पार्लियामेंट के 7 सीटें नहीं जीते हैं क्या दिल्ली में? हम लगातार चुनाव नहीं जीते हैं क्या कॉरपोरेशन का? 2007 में इतनी ज़बरदस्त हमारे को जीत मिली है। 2012 में तीनों की तीनों कॉरपोरेशन पूरी ताकत लगाई थी शीला जी ने अपने बेटे के और अपने प्रेसिडेंट के साथ पूर्वी दिल्ली में। सारी सरकार की शक्तियां झोंकी थी 2012 के चुनाव में, जीत नहीं पाई वो। इसके बीच में हम कैंट का चुनाव भी जीते हैं और हर विधानसभा के चुनाव में हमारी सीटें बढ़ी हैं। वो ठीक है कि हमारी सरकार नहीं बनी, अब ये तो चुनाव के अंदर किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है, लेकिन लोगों ने हमें नकारा नहीं है। लोगों ने बराबर हमको सफलता दी है और व्यापक सफलता दी है इसी 15 साल के अंदर। आप ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व कौन कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर इसकी आवश्यकता क्या थी कि आपको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट पहले से घोषित कर दिया जाए? नरेंद्र मोदी को पहले से प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है या नहीं है? नहीं, जब विधानसभा के जो आपके एमएलए जीत के आएंगे, ये उनका हक है कि वो चुनेंगे कि आपके दल का नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले क्यों डिसाइड कर लिया? पहली बात आप समझ लीजिए, ना तो ये लोकतंत्र की हत्या है। पहली बात जो हमने कही उसका मतलब क्या है समझिए जी। हमारे यहाँ पर कौन व्यक्ति क्या जिम्मेदारी लेगा, हमारे यहाँ व्यक्तियों का महत्व उस दृष्टि से नहीं है जी। मेरे लिए भी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ या वो ले रहा है या ये ले रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है जी। मेरे लिए मेरी पार्टी का विचार, मेरे पार्टी की नीति इम्पोर्टेंट है जी। दूसरी जो बात आपने कही, जो पार्टी के नेता भी जो है जब फैसला करते हैं तो वो सब लोगों की सामूहिक राय से करते हैं। और आज के युग में जनता को पार्टी के साथ साथ कौन उनका नेतृत्व करेगा कल, ये भी जानने का अधिकार है जी। और पार्टियां अगर मान लीजिए इस प्रकार का फैसला करती हैं तो वो भी जनता के हित के अनुरूप, जनता की इच्छा को मानते हुए, जनता की इच्छा को एक प्रकार से साकार करते हुए इस प्रकार का फैसला करते हैं। इसमें कहीं कोई प्रजातंत्र की हत्या का मामला नहीं बनता। आपका जो घोषणा पत्र है उसमें आपने बिजली पे, पानी पे काफ़ी अच्छा खासा ध्यान दिया है। आपके यहाँ से विजय गोयल साहब ने बहुत अच्छा आंदोलन वो कर रहे थे। आगे आपका रोड मैप क्या है? बिजली की जो प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैकेनिज़्म है, उसमें प्राइवेटाइज्ड किया गया है, उसके कारण परेशानी हो रही है, बिल ज़्यादा लोगों को देना पड़ रहा है, इसको आप कैसे रोकेंगे? देखिए, बिजली के प्राइवेटाइजेशन के प्रक्रिया पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हैं जी। ये प्रश्न चिन्ह बिजली का प्राइवेटाइजेशन होते ही लगने शुरू हो गए थे जी। पहली जब CAG की रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि बिजली कंपनियों को एक अनैतिक तरीके से फ़ायदा पहुंचाया गया। उसमें करीब 8,000 करोड़ के घोटाले की बात की गई। जो सरकार के एसेट्स थे दिल्ली विद्युत बोर्ड के, वो बहुत सस्ता उनका इवैल्यूएशन इत्यादि करके बिजली कंपनियों को दिया गया। और उस CAG की रिपोर्ट की जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने स्क्रूटनी की, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन स्वयं दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस के विधायक डॉक्टर SC वत्स थे, वो थे। उन्होंने पूरी स्क्रूटनी करने के बाद जब अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा ये तो साहब 8,000 करोड़ का मामला नहीं है, ये तो 12,500 करोड़ का मामला है, इसमें जांच होनी चाहिए, सरकार किस किस लेवल पर इन्वॉल्व है। लेकिन आज तक शीला जी ने इसकी जांच नहीं कराई। हम लगातार पिछले अनेक वर्षों से, ये जो कई बार आप लोग कहते हो कि साहब उन्होंने ये कल शुरू किया आंदोलन, कौन सा आंदोलन? हमारे यहाँ 2003 में मदन लाल खुराना ने आंदोलन शुरू किया था इसके खिलाफ। मैं 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहा, मैंने पता नहीं कितने आंदोलन बिजली के निजीकरण के खिलाफ और उसके साथ जो हुए वे